जी तो बच्चे चैप्टर नंबर 7 हमने आज स्टार्ट करना है, जिसमें आपको सबसे पहले वाइब्रेटरी मोशन, पीरियाडिक मोशन, इनमें क्या फ़र्क है और सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, ये सब कुछ समझाना है पहले। तो चैप्टर 7 जिसका नाम ओसिलेशंस है, इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज, ओसिलेशन क्या है? इसका दूसरा नाम वाइब्रेशन भी है। ओसिलेशन या वाइब्रेशन ये एक प्रोसेस है, क्योंकि अभी मैंने ओसिलेटरी मोशन नहीं बोला या ओसिलेटिंग बॉडी लफ्ज नहीं बोला, अभी मैंने सिर्फ ओसिलेशन बोला है। तो किसकी डेफिनेशन सुने। एक प्रोसेस जिसमें कोई भी बॉडी आगे और पीछे रेगुलरली एक फिक्स पोजीशन के आगे और पीछे मूव करती रहे, इस अमल को हम कहते हैं ओसिलेशन। तो ये जो बच्चे बार बार वेटिंग रूम में आ जाते हैं और मुझसे इजाजत लेते हैं, मतलब इनको एडमिट करना पड़ता है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपकी। आप लोग काइंडली ये खत्म करें, अपनी अपनी आईडीज बनाएं पहले जूम पे जाके, और खुद ही आप ऐड हो जाएंगे। मुझसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अच्छा, आगे देखें जी। अब ओसिलेशन के बारे में जी पता चल गया सबको, ये प्रोसेस था, ठीक है। अभी क्योंकि ओसिलेशन ही पढ़ाया मैंने, ओसिलेटिंग बॉडी नहीं पढ़ाया अभी। और ये लफ्ज हमने ड्राइव किया हुआ है लातीनी जबान से, जिसका मतलब है ओसिलेरी। ओसिलेरी का मतलब होता है झूला लेना। तो जब कोई चीजें इस तरह से आगे, जैसे आपको पता स्विंग, झूला एक फिक्स पोजीशन के आगे और पीछे ही होता है, तो वहां से लातीनी जबान से ये लफ्ज निकाला गया है ओसिलेशन। लातीनी जबान में ओसिलेरी इसका मतलब क्या था? झूलना। अब ओसिलेटिंग बॉडी किसे कहते हैं? ज़ाहिर है, अभी जो बॉडी इस ओसिलेशन को करेगी, जो इस प्रोसेस को करेगी, उसी को हम ओसिलेटिंग बॉडी कह देंगे, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देखें। एक बॉडी, ऊपर वाली डेफिनेशन और इसमें थोड़ा ही फर्क है। एक बॉडी जो आगे और पीछे रेगुलरली मूव करे एक फिक्स पोजीशन के अबाउट। और इसकी भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे एक पेंडुलम भी एक ओसिलेटिंग बॉडी कहलाता है, और इसे आप वाइब्रेटिंग बॉडी भी कह सकते हैं। ओसिलेटिंग और वाइब्रेटिंग इन दोनों में कोई इतना खास फर्क तो नहीं है, लेकिन फिर भी टेक्निकली कुछ लोग इसमें फर्क कर देते हैं कि जैसे अगर कोई चीज़ ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ मूव कर रही है बैक एंड फोर्थ, तो उसका मतलब होगा कि बेटा वो ओसिलेट नहीं कर रही, वाइब्रेट कर रही है। उसको लोग वाइब्रेशन बोलते हैं। जैसे मोबाइल आपका वाइब्रेट पे लगा होता है, वाइब्रेशन पे, क्योंकि वो उसकी ओसिलेशन इतनी ज्यादा होती है कि आपको वो पता ही नहीं चल रहा होता कि आपका मोबाइल अपनी फिक्स पोजीशन के आगे पीछे मूव कर रहा होता है। आपको लगता है ऐसे बस हिल रहा है बस, लेकिन वो भी मूवमेंट कर रहा होता है बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, ठीक है। आगे देखें। ओसिलेटरी मोशन, अभी तक मैंने ओसिलेटरी मोशन को डिस्क्राइब नहीं किया था। ओसिलेशन को किया, ओसिलेटिंग बॉडी को किया, लेकिन ओसिलेटरी मोशन को नहीं किया। अब देखें ओसिलेटरी मोशन क्या है, वो वाली मोशन जो किसी ओसिलेटिंग बॉडी की है। और इसमें भी ऊपर वाली बात ही लिखनी है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड ओसिलेटरी मोशन। और इसी को हम वाइब्रेटरी मोशन का नाम भी देते हैं, ठीक है। माइक बंद करें अपना जो भी है। अगर फ्रीक्वेंसी स्मॉल हो देन वी से ओसिलेशन, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, मतलब अगर बहुत ज्यादा तेज कोई बॉडी मूव कर रही है अपनी फिक्स पोजीशन के आगे और पीछे बहुत तेज, जैसे मोबाइल की मिसाल दी है आपको, कि जब आपका मोबाइल वाइब्रेशन मूड पर होता है तो बहुत तेज वाइब्रेट कर रहा होता है, तो उसको हम लोग वाइब्रेशन ही बोलते हैं, ओसिलेशन नहीं बोलते। जैसे यहाँ पे आपको एक पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन के आगे और पीछे मूव करता हुआ नजर आ रहा होगा। जो फिक्स पोजीशन होती है ना, जहां पर बॉडी पहले रेस्ट कर रही होती है, उसी को हम लोग मीन पोजीशन भी कहते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं, रेस्ट पॉइंट भी कहते हैं। वहां पर नेट फोर्स की वैल्यू जीरो होती है, ठीक है। नेट फोर्स की वैल्यू जीरो और एक्सेलरेशन की वैल्यू भी जीरो, ये आपने छोटी क्लास में सब पढ़ा हुआ थी। इंट्रोडक्शन में अब फिर से मोशन को मैंने दो तरह से कैटेगराइज कर दिया है, कि मोशन नॉन पीरियाडिक भी हो सकती है और पीरियाडिक भी हो सकती है, ठीक है। तो वो वाली मोशन जिसमें बॉडी आगे और पीछे ना जाए, बस एक तरफ ही जाती रहे, जैसे कि यहाँ पे आपको मैं ड्रा करके बताता हूँ। ये देखो, मोशन इन विच बॉडी मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वक्त के लिहाज से आगे बढ़ती रहे। इसमें मसाले आ जाती हैं गाड़ी की, गाड़ी आगे चलती जाएगी, वो बैक एंड फोर्थ नहीं कर रही मूव। तो इट इज वन काइंड ऑफ नॉन पीरियाडिक मोशन।
इसमें कोई पीरियड नहीं है, ठीक है, एक खास फिक्स पोजीशन कोई नहीं है जिसके इर्द गिर्द बॉडी चल रही हो। बस बॉडी या तो आगे जा रही होगी या कोई बाल ऊपर से नीचे गिर रही है, ठीक है। तो पीरियाडिक मोशन क्या होती है? इफ द मोशन ऑफ अ सिस्टम यानी बॉडी, सिस्टम कह लें बॉडी कह लें, रिपीट्स इटसेल्फ, वो अपने आप को रिपीट करे एक खास रेगुलर वक्फे के बाद। जैसे आपको पता है जमीन ये 365 दिनों के बाद अपना चक्कर पूरा कर लेती है सूरज के गिर्द, और अपने गिर्द ये एक दिन के अंदर कर लेती है, 24 घंटों के अंदर। तो ये पीरियाडिक मोशन में आ जाएगा, ठीक है। तो नॉन पीरियाडिक में आप नीचे एग्जांपल्स तो चेक कर लें पहले। मूविंग बस होगी, एक फ्लाइंग एरोप्लेन हो गया, और एक मूविंग फुटबॉल हो गया। ये सारी क्या है? नॉन पीरियाडिक हैं। जबकि पीरियाडिक के अंदर क्या आ जाती हैं? इसमें मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम है, इसमें फिर उसके बाद जूला है, इसके बाद स्प्रिंग मैथ सिस्टम है, और स्ट्रेच स्टिंग एक तनी हुई रस्सी। आप एक रस्सी को, एक रबड़ को आप अपने दोनों हाथों से ऐसे उसे थोड़ा टाइट करके पकड़ें, और उसको दरमियान से प्लग करें, उसके ऊपर चुटकी काटें आप, और आप देखेंगे कि उसके दरमियान चुटकी काटते ही आपको वो ओसिलेशन नजर आएंगी, और वो रबड़ या वो रस्सी अपनी एक खास फिक्स पोजीशन के इर्द गिर्द मूव करना शुरू हो जाएगी, ऊपर नीचे मूव करना शुरू हो जाएगी, ठीक है। जैसे मान लें कि यहाँ पे एक हाथ है, ये दोनों स्पोर्ट्स कह लें, दोनों कह लें कि, और इस तरह से ऊपर नीचे मोशन करेगी वो रस्सी। इसको कह रहे हैं स्ट्रेच स्ट्रिंग। ये ऊपर भी जाएगी और नीचे भी जाएगी, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये ऊपर नीचे जाएगी तो बैक एंड फोर्थ मोशन कहलाएगी। और बैक एंड फोर्थ जो भी हो, उसे आपको पता क्या कहते हैं? बैक एंड फोर्थ को हम ओसिलेशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से इसको मैं जरा रिमूव कर लूँ। किधर चला गया? ठीक है, ठीक है, आगे देखें अब। पीरियाडिक और नॉन पीरियाडिक मोशन में बेटा मजीद फर्क जानते हैं। आपको दो स्लाइड्स, दो अलग अलग तस्वीरें दिखा रहा हूँ। एक में आपको जमीन और सिंपल पेंडुलम नजर आ रहा होगा, और ये पीरियाडिक मोशन की एग्जांपल्स हैं, पीछे भी बता चुका हूँ, यही एक्सप्लेन कर रहा था मैं। और यहाँ पे दूसरी तरफ आपको राइट साइड पे आपको ये नजर आ रहा होगा, इसमें एक गाड़ियाँ एक लाइन में जा रही हैं। ये नॉन पीरियाडिक में आ जाती हैं, क्योंकि इसमें कोई पीरियड नहीं है खास जिसके गिर्द ये रोटेट करें, जिसके अंदर अंदर ये अपनी फिक्स पोजीशन पर वापस आ जाएं। इसी तरह से ये फ्लिकरिंग ऑफ अ कैंडल फ्लेम, ये आग का शोला जो है, इस मोमबत्ती का शोला जो है, ये भी फ्लिकर करेगा। तो इसमें भी कोई कह लो कि फिक्स पोजीशन नहीं है कि एक खास पोजीशन के इर्द गिर्द ही करे, अपनी मर्जी है इसकी, जिधर को मर्जी कर ले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। तो बुक डायग्राम्स, बुक पे अब क्या लिखा हुआ है जी? बुक क्या कहती है आपकी? बुक ये चार डायग्राम्स बनाती है, और बुक इसको एक्सप्लेन करती है इन चारों को। चारों के ऊपर दो दो एक एक लाइन लिख देती है। आपको नजर आ रहा होगा सबसे पहले ए वाली फिगर में क्या हो रहा है जी? तो ए वाली फिगर में आपको एक स्प्रिंग सिस्टम नजर आ रहा है, ठीक है। ये देखें। तो इसलिए मैं आई थी, बस आ गई। तैयबा सफदर, अपना माइक बंद करें। तो यहाँ पे देखें, किधर है ये तैयबा सफदर? इसको मैं निकाल ही देता हूँ। फर्स्ट ईयर बहुत नालायक क्लास है, इनको अभी तक यही पता नहीं चला कि इंटर कैसे होते हैं जूम के अंदर। पांचवा छठा दिन है शायद आपका आज। अच्छा देखें, तो मैथ स्प्रिंग सिस्टम ये ऊपर नीचे ओसिलेट करेगा। ये देखो एरो लाइन लगाई लगाई हुई है, ऊपर नीचे आ रहा है मैथ, फिर नीचे आ रहा है। और इसके बाद पेंडुलम देखें, ये भी एक फिक्स पोजीशन, इसकी फिक्स पोजीशन ये वाली है। इसको आप फिक्स पोजीशन कह लें, मीन पोजीशन कह लें, इक्विलिब्रियम पोजीशन कह लें। एक ओसिलेटिंग या वाइब्रेटिंग बॉडी या ओसिलेशन के अंदर खास बात ये होती है कि उसमें एक फिक्स पोजीशन होती है, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखनी है कि ये जो वाइब्रेटिंग मोशन होती है, वाइब्रेटिंग मोशन, ये पीरियाडिक मोशन की किस्म होती है। हर पीरियाडिक मोशन वाइब्रेटरी तो नहीं होती, लेकिन हर वाइब्रेटरी मोशन पीरियाडिक जरूर होती है, ठीक है।
ये मैं आगे लिख के दूंगा, आगे स्लाइड आ जाएगी। जैसे पीछे आपने जमीन की मोशन देखी थी, जमीन जब अपने सूरज के गिर्द चक्कर काटती है, तो वो बेटा पीरियडिक मोशन जरूर है, क्योंकि वो एक खास पीरियड के बाद अपनी जगह वापस ले लेती है, जिस जगह से निकली है चक्कर काटने के लिए वापस 365 दिनों के बाद उधर आ जाती है। तो वो पीरियडिक मोशन जरूर है, लेकिन वो वाइब्रेटरी मोशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको जो एग्जांपल दी जा रही है, ये वाइब्रेटरी मोशन की है, और ये तमाम की तमाम एक खास वक्फे के बाद अपनी मोशन को रिपीट करेंगी। और जो अपनी मोशन को एक खास वक्फे के बाद रिपीट करे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। लेकिन वाइब्रेटरी मोशन तो इसलिए कह रहे हैं कि वो फिक्स पोजीशन के इर्द गिर्द बैक एंड फोर्थ मूव कर रही है, लेकिन हमें पहले इसे पीरियडिक मोशन भी कहना पड़ेगा। तो यहां से ये पता चलता है कि हर वाइब्रेटरी मोशन पहले क्या होती है, पीरियडिक मोशन होती है, ठीक है बच्चे। आगे देखिए, यहाँ पे आपको एक रूलर नजर आ रहा है, ये सी सी वाले डायग्राम चेक करें। ये रूलर है, एक स्टील का रूलर है, ठीक है। और स्टील के रूलर को टेबल के साथ यहाँ नीचे क्या लें अटैच करके ऊपर वाले सिरे को ऐसे हमने पकड़ के एक तरफ ले गए या डिस्प्लेस किया। यही तरीका होता है ओसिलेशन करवाने का, कि आपको मीन पोजीशन से बॉडी को डिस्प्लेस करना पड़ता है, और फिर आपने छोड़ देना होता है, तो बॉडी ओसिलेशन शुरू कर देती है। तो यहाँ पे ये देखें, ओसिलेशन के लिए ये एरो लगाए गए हैं, एरो से पता चल रहा है कि ये बॉडी क्या कर रही है, ओसिलेट कर रही है। देखें ये एरो लगाए गए हैं, ये मैं अभी रेड कलर से बना रहा हूँ। तो यहाँ पे ये चौथी डायग्राम डी वाली चेक करें, तो नीचे फिगर के साथ क्या लिखा, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। तो क्या ये तमाम वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स पीरियडिक मोशन कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि हर वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, हर वाइब्रेटरी मोशन पहले पीरियडिक होती है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर पीरियडिक वाइब्रेटरी हो। जैसे पीछे जमीन वाली मिसाल में वो पीरियडिक जरूर थी, लेकिन वाइब्रेटरी नहीं थी। तो मेरे ख्याल में ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट। तो यहाँ पे बेटा क्या लिखा हुआ है, एक बॉल है, ये वाली बॉल, और ये प्याले के अंदर रखी हुई है, और इस प्याले के अंदर ये ओसिलेट कर रही है, ऊपर नीचे जा रही, चेक करें। अपनी फिक्स पोजीशन इसकी कौन सी है, ये वाली इसकी फिक्स पोजीशन है, ठीक है। इसको हम फिक्स पोजीशन कह सकते हैं, एफ पी। एफ पी से यहाँ मेरा मुराद क्या है, यहाँ एफ पी से मुराद फिक्स पोजीशन है। तो ये चारों डायग्राम जो यहाँ बनी हुई हैं, इसके बारे में आपकी बुक क्या कहती है, आप देखें। बुक कहती है सबसे पहले कि ए वाली ये फिगर है, ए वाली, इसके बारे में, ये ए के बारे में ये वाली लाइन लिखी हुई है कि ये एक मैस है जो सस्पेंड, ये लटका हुआ है स्प्रिंग से। जब इसे पुल करेंगे नीचे को और फिर इसे छोड़ देंगे, तो ये ओसिलेशन शुरू कर देगा, ठीक है बच्चे। और इसके लिए फिगर कहते हैं कि 7.1 ए चेक करें। अपनी किताब आप सामने रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस डायग्राम की बात हो रही है। तो फिगर 7.ए ये वाली मैस वाली है, ये वाली मैस स्प्रिंग सिस्टम वाली, ठीक है, पहले नंबर पे। अब आ जाए दूसरी बी वाली डायग्राम पर। तो बी जो कि पेंडुलम की डायग्राम है, उसको बुक क्या कहती है, द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। ये भी एग्जांपल है, व्हेन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन, जब इसे डिस्प्लेस किया जाए इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से और बाद में छोड़ दिया जाए, तो ये क्या करने लगता है, ये वाइब्रेट करने लगता है। और इसे आप चेक कर लें फिगर बी से। तीसरी डायग्राम चेक करें, अ स्टील रूलर। ये स्टील का एक रूलर है, पैमाना है स्टील का, जिसे हमने बांध दिया है, नीचे क्लैंप किया हुआ है, नीचे हमने इसे सपोर्ट दी हुई है, और उसके एक सिरे से उसको क्लैंप करके बेंच के साथ, ठीक है, और ओसिलेट करवाया। और ये ओसिलेट क्यों किया, क्योंकि हमने इसका जो ऊपर वाला सिरा था, जिसको हम फ्री एंड कह सकते हैं, उस फ्री एंड को हमने डिस्प्लेस किया था एक तरफ। डिस्प्लेस्ड साइड वेज का मतलब क्या है, कि हमने उस रूलर को डिस्प्लेस किया, पकड़ के एक तरफ किया, तो वो ओसिलेशन शुरू कर गया। आखिर पे चेक करें, आखिरी डायग्राम जो प्याले वाली बता रहा था, तो वहां पे लिखा हुआ स्टील बॉल रोलिंग इन अ कर्व्ड डिश। अब ये डिश है, कोई कर्व्ड डिश है, क्योंकि आपको पता प्याला ही होगा, फिर कर्व्ड डिश को प्याला कह लें आप, ठीक है। तो कर्व्ड डिश के अंदर एक बॉल पड़ी हुई है, और ये ओसिलेट करेगी किसके गिर्द, अपनी रेस्ट पोजीशन के गिर्द। तो ये सारी जो बातें मैंने लिखी हैं, जो बताई हैं आपको, वो समझ आ गई हैं बच्चों। इसको मैं सबको रेज करता हूँ अब। पता चल गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं जी। वही रेज तो हो जा। ठीक है।
तो ओसिलेशन हासिल करने का तरीका क्या होगा? हाउ टू गेट ओसिलेशन, ये भी आपकी बुक से ही है सब कुछ। ठीक है, तो बुक पे लिखा हुआ है पैरा, वो आपने पढ़ लेना है, पता चल जाएगा आपको क्या कहाँ लिखा हुआ है। आगे बुक की रीडिंग वाला पेज भी शायद मैं लगाया हो, तो चेक करते हैं। यहाँ पे ओसिलेशन हासिल करने का तरीका, दो स्टेप्स हैं बेटा। आपने अगर ओसिलेशन करवानी है तो आपको सबसे पहले उस बॉडी को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, उसकी मीन पोजीशन से उसे डिस्प्लेस कर दें और कहीं और ले जाएं। और उससे जहां पे आप लेकर जाएंगे उसे आप एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं, एक्सट्रीम। ठीक है, एक होती है मीन पोजीशन जहां वो बॉडी खड़ी होती है, और उसके बाद एक होती है एक्सट्रीम पोजीशन। जैसे ये एक पेंडुलम की मिसाल ले लेते हैं, और इसको आपने डिस्प्लेस करना है। ये पेंडुलम है, और इसे आपने डिस्प्लेस करना है। ठीक है, डिस्प्लेस करने के लिए आपको फोर्स लगानी पड़ेगी, ज़ाहिर है। तो हम फोर्स लगा लेते हैं यहाँ पर, और इसे फोर्स लगा के हम यहाँ ले जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जब ले जाएंगे तो उसको छोड़ना भी पड़ेगा, फिर ज़ाहिर है। छोड़ेंगे तो फिर ही ऑसिलेशन करेगा ना। तो ये पहला स्टेप क्या, आपको आपको लेकर जाना पड़ेगा। लेकर जाना मतलब डिस्प्लेस करना पड़ेगा आपको। तो आपने डिस्प्लेस किया, उसके बाद ये पेंडुलम यहाँ तक पहुंच गया, फिर आपने छोड़ देना इसको। जब इसे छोड़ेंगे तो फिर ये मूव करना शुरू करेगा, और कहाँ आ जाएगा? ये पहले तो अपनी मीन पोजीशन पर आएगा, और फिर आगे एक्सट्रीम तक चला जाएगा। अब ये मीन पर क्यों आया और एक्सट्रीम तक क्यों चला गया, मीन पर क्यों नहीं रुका, ये अगली स्लाइड में बताऊंगा। इसके पीछे क्या राज है, आखिर ये रुका क्यों नहीं, और किस फोर्स ने इसको जाने दिया, कौन है इसके पीछे। तो ये सब बातें अगली स्लाइड में पता चलेगी, जिसमें हम ये देखेंगे कि कौन सी ऐसी एजेंसीज हैं जो ओसिलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, तो अब इसी चीज को हमने आगे स्लाइड में शो किया हुआ है, चेक करें। देयर आर टू टाइप स्टेप्स ऑफ टू स्टार्ट ओसिलेशन। ओसिलेशन स्टार्ट करनी है तो दो स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे आपको। पहला, कि आपको डिस्प्लेस करना पड़ेगा बॉडी को, एक्सट्रीम पोजीशन तक लेके जाना पड़ेगा। दूसरा, कि आपने बॉडी को रिलीज भी करना है। पहले डिस्प्लेस करें फिर रिलीज कर दें। अब बॉडी ओसिलेट करती ही क्यों है? तो बेटा देखें, अभी मैं पीछे जो ये बता रहा था कि बॉडी जब ओसिलेट करती है ना, तो इसमें दो एजेंसीज होती हैं इसके पीछे। ये पेंडुलम वही है, दो फोर्सेस हैं, या दो कह लो कि चीजें एक्सटर्नली जो ओसिलेशन करवाती हैं। ठीक है, वो कौन है जी, वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसको जब आपने लेकर जाना है इधर, तो आपने एक फोर्स लगानी होती है। वो फोर्स आपकी तरफ से लगाई गई है तो उसे हम कहेंगे अप्लाइड फोर्स, उसे कहेंगे अप्लाइड फोर्स, फोर्स अप्लाइड। लेकिन हुक्स लॉ के मुताबिक जितनी फोर्स किसी बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए या डिस्प्लेस करने के लिए आप लगाते हैं, उतनी ही मैग्नीट्यूड में उतनी ही फोर्स उस बॉडी के अंदर उसे वापस लाने में पैदा हो जाती है। यानी आपसे बदला लेने के लिए एक फोर्स पैदा होती है, जिसे हमने रीस्टोरिंग फोर्स के नाम से पढ़ा हुआ है, रीस्टोर करने वाली फोर्स। तो ये हर इलास्टिक बॉडी के अंदर होती है। ठीक है, एक स्प्रिंग के अंदर भी इलास्टिसिटी होती है, हर बॉडी में इलास्टिसिटी होती है। तो जो रीस्टोरिंग फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अप्लाइड फोर्स के, अप्लाइड फोर्स की। ये ओप्पो A16 जो भी है, ऊपर लाइनें मत लगाओ। एनोवेट की इजाजत मैं ऊपर अब फिर जाऊंगा सेटिंग में जाके मैं उसको खत्म करूंगा। सुनना ना लेक्चर, बस ऊपर लाइनें लगाना शुरू कर दो तुम लोग बस। अच्छा, तो रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब कि अगर आपने इस बॉडी को 10 न्यूटन की फोर्स से डिस्प्लेस किया था एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, तो बेटा अगर आपने यहां तक लेकर जाने में 10 न्यूटन की फोर्स लगाई थी ना, तो फिर इस बॉडी के अंदर, जो भी बॉडी है ये, इसके अंदर 10 न्यूटन की फोर्स पैदा हो जाएगी जो इसको वापस लेकर आएगी, जो अंदरूनी फोर्स होती है, जिसको हम रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, जो सिस्टम की अपनी फोर्स होती है। लेकिन हुक्स लॉ ये इस बात को ड्राइव कर चुका है, साबित कर चुका है। हुक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। उसने अपने लॉ में ये साबित कर दिया हुआ है कि जो रीस्टोरिंग फोर्स अंदर पैदा होती है वो आपकी लगाई गई फोर्स के
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर आप ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये ज्यादा पैदा होगी। अब इसकी डायरेक्शन किधर को होती है? रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन को शो करने के लिए मैं नीला कलर इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि रेड कलर की डायरेक्शन आपको दिखाई जा रही है, वो दूसरी तरफ लगा हुआ है। ये देखें, रीस्टोरिंग फोर्स के लिए मैं FR लिख रहा हूँ। तो ये रीस्टोरिंग फोर्स का काम क्या हुआ? एक्सट्रीम से मीन पोजीशन की तरफ लाना। किसी भी बॉडी को जो एक्सट्रीम पोजीशन तक चली गई है उसको वापस मीन तक लाना, ये किसका काम होता है? रीस्टोरिंग फोर्स का। ये पहली एजेंसी थी जो छुपी हुई थी इसके अंदर, जिसने ऑसिलेशन करवानी थी। अगला सवाल, अच्छा पहले तो ये क्लियर हो गया सबको कि रीस्टोरिंग फोर्स का क्या किरदार है। रीस्टोरिंग फोर्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये बेटा उस एक्सट्रीम पोजीशन से रेस्ट पोजीशन तक लेकर आती है बॉडी को, ठीक है। और ये मैग्नीट्यूड में बराबर होती है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होती है आपकी लगाई हुई अप्लाइड फोर्स के। आप अगर फोर्स लगाते हैं 100 न्यूटन, तो ये जो अंदर पैदा होगी ये भी 100 न्यूटन होगी, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में होती है क्योंकि आपने लगाई थी बाहर को। ये पैदा होती है टूवर्ड्स द मेन पोजीशन। इसको आपने ऑब्जर्व कहाँ किया होगा? इसको आपने देखा होगा बेटा, आपने जब कोई बड़ा सा कोई दरवाजा बैंक का, कोई बड़ी दुकान का शीशे का दरवाजा खोला होगा, तो आपने देखा होगा कि जितनी जोर से आप उसे खोलते हैं वो खुद ही उतनी जोर से बंद भी हो जाता होगा। ऊपर एक स्प्रिंग लगा होता है उसके, जिसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से। आप जब पुश करते हैं उसको खोलने के लिए तो आपको बंद नहीं करना पड़ता, वो दरवाजा खुद ही बंद हो जाता है। उसकी वजह यह है कि आप जब फोर्स लगाते हैं, अगर लेट्स सपोज आपने फोर्स लगाई 100 न्यूटन की, तो उसके अंदर स्प्रिंग के अंदर भी 100 न्यूटन की फोर्स पैदा हो जानी है, लेकिन वो आपके खिलाफ होनी है। इसी वजह से मैंने इसको कहा था बदले की फोर्स। ये बदला लेती लेती है आपसे। आपने अगर उसको खींचा है मीन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ, तो वो बॉडी को एक्सट्रीम से मीन की तरफ लेकर जाएगी। तो ये क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल फिर ये है कि अगर बॉडी को एक्सट्रीम पोजीशन से मीन की तरफ रीस्टोरिंग फोर्स ने लेकर आना है, तो फिर बॉडी जब रीस्टोरिंग फोर्स पर पहुंच जाती है इस पर, ओ भाई क्या हुआ? सारा हाथ रेज कर रही हो, सवाल है क्या आपका कोई? सवाल है तो माइक पे बोल दे भी, या बाद में डिस्कशन कर लेना सवाल की। पहले ये खत्म कर लूं मैं, इसके आगे स्लाइड्स पे आ जाना सारा कुछ लिखा हुआ। अच्छा देखें, तो रीस्टोरिंग फोर्स ने, हमारा का सवाल सर, मोशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बॉल अलोंग अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड भी ऑसिलेटरी मोशन होगी। बेटा अभी वो आर्टिकल आया नहीं, अभी तो वो 2 दिन बाद आना है, तो आप जरा उस आर्टिकल तक पहुंच लेने दें मुझे। वो भी ज़ाहिर ऑसिलेटरी होगी, तो इसलिए उसको हमने साबित करना है ना, वो हम नेक्स्ट 2 दिन बाद पढ़ने पढ़ने जा रहे हैं। और मैं साबित करूंगा कि वो भी एक ऑसिलेटरी मोशन, बल्कि अकेली ऑसिलेटरी मोशन ही नहीं, बल्कि वो तो सिंपल हार्मोनिक मोशन भी होगी साथ में, ठीक है। आगे देखें, तो अब बेटा अगला सवाल ये था कि मीन पोजीशन पर अगर तो रीस्टोरिंग फोर्स ने लेकर आना है बॉडी को, तो फिर जब ले ले आई है बॉडी को इधर, तो फिर बॉडी रुकी क्यों नहीं इधर? बॉडी आगे क्यों जाती है? बॉडी यहां से आगे ही निकल जाती है और दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन जाके पकड़ लेती है। ऐसा क्यों होता है? बॉडी यहां से निकल के यहां तक क्यों आ जाती है फिर? बॉडी को जनाब यहां पर कौन लेकर आता है? तो बेटा ये बात जरा ध्यान सुन लें कि बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पर यहां से एक्सट्रीम में वापस इसलिए चली जाती है किसी और एक्सट्रीम पर, क्योंकि बेटा इनर्शिया की वजह से बॉडी के पास इतनी स्पीड हो जाती है, बॉडी की जो हालत है वो मोशन की बन जाती है। और हर मैस के पास एक जिद होती है, इनर्शिया जिसे कहते हैं। उस जिद की वजह से बॉडी अपनी हालत को बरकरार रखना चाहती है। और जब ये बॉडी मीन पोजीशन पर पहुंचती है, तो उसकी हालत मोशन की हो चुकी होती है। और वो बॉडी कहती है कि अब मैंने मोशन में रहना है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर नहीं रुकती। रीस्टोरिंग फोर्स का तो काम खत्म हो जाता है। रीस्टोरिंग फोर्स ने तो उसको बस मीन पोजीशन तक लाना था, लेकिन आगे इनर्शिया की वजह से ये बॉडी ओवर शूट कर जाती है, इसको कहते हैं ओवर शूट कर गई। लेकिन इसमें कसूर किसका होता है? रीस्टोरिंग फोर्स का? नहीं भाई, रीस्टोरिंग फोर्स का नहीं, इसमें कसूर होता है इनर्शिया का। और बॉडी अपनी हालत को बरकरार रखने के लिए आगे जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक गाड़ी में अगर आप बैठे हो, तो गाड़ी अचानक ब्रेक लगा दे, तो आपको बेटा, आप तो ज़ाहिर है गाड़ी ने तो आपको रोकना चाहा, लेकिन आप फौरन थोड़ी रुक जाते हैं। आपको आगे कोई झटका लगता है, क्योंकि आपका इनर्शिया जो है वो ये कहता है कि आप पहले मोशन में थे, तो अब आपने अचानक नहीं रुकना, आपने अपनी हालत को बरकरार रखना है। और इस चक्कर में आप फौरन नहीं रुकते बल्कि थोड़ा झटका खाते हैं आगे को। तो ये देखें, यहाँ जब बॉडी पहुंचेगी यहाँ, तो ये इनर्शिया की वजह से पहुंचेगी। इसमें ये बॉडी जब इधर को जा रही है, तो इसमें कसूर किसका होगा? इसमें बेटा कसूर होगा इनर्शिया का।
तो इनर्शिया का मेरे ख्याल में पता चल गया सबको, इनर्शिया जिद होती है बॉडी में, हर मैस के पास होती है। तो अब मुझे ये बताएं कि कौन सी दो एक्सटर्नल एजेंसीज हैं जो किसी भी बॉडी को ओसिलेट करवाती हैं। किसी भी बॉडी में जब ओसिलेशन चल रही होती है तो कौन सी दो चीजें हैं जो वहां पे हर सूरत होंगी, वरना ओसिलेशन हो ही नहीं सकती। वो यही दो चीजें हैं, पहली रीस्टोरिंग फोर्स और दूसरी इनर्शिया। रीस्टोरिंग फोर्स क्या करती है? रीस्टोरिंग फोर्स रिस्पॉन्सिबल है बॉडी को एक्सट्रीम से मीन तक लाने में। और इनर्शिया क्या करता है? इनर्शिया रिस्पॉन्सिबल है बॉडी को मीन से एक्सट्रीम तक लाने में। फिर दोबारा क्या होता है? फिर यहाँ पे दोबारा रीस्टोरिंग फोर्स बन चुकी होती है, और वो रीस्टोरिंग फोर्स बेटा इस बॉडी को दोबारा एक्सट्रीम से कहाँ ले जाती है? मीन पर। तो ये रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन देखें, दोबारा बना रहा हूं मैं। तो अब मीन से एक्सट्रीम से मीन की तरफ दोबारा से रीस्टोरिंग फोर्स लगती है, क्योंकि जब जब बॉडी मीन पोजीशन से हटेगी तब तब बॉडी के अंदर बदला लेने की फोर्स जन्म लेगी, और उस फोर्स को हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। और ये रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा बॉडी को मीन पोजीशन पर ला के छोड़ेगी। और जब बॉडी रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से यहाँ मीन पोजीशन पर आ जाएगी, तो बेटा रीस्टोरिंग फोर्स कहेगी मेरा काम खत्म हो गया, लेकिन इनर्शिया कहेगा मेरा काम शुरू हो गया। और फिर बॉडी मीन से कहाँ चली जाएगी? एक्सट्रीम में। इसी तरह से दोबारा एक्सट्रीम से मीन की तरफ रीस्टोरिंग फोर्स लेकर आएगी बॉडी को, और उसके बाद फिर से मीन से एक्सट्रीम इनर्शिया की तरफ जाएगी, इनर्शिया की वजह से। इस तरह से इनर्शिया और रीस्टोरिंग फोर्स दोनों मिलकर बॉडी को हमेशा ऑसिलेट करते रहेंगे जब तक कोई एक्सटर्नल रेजिस्टिव फोर्स अमल ना करे। और आपको पता प्रैक्टिकल लाइफ में रेजिस्टिव फोर्स होती है, हवा की भी होती है, और कोई भी और बंदा अगर इसको पकड़ लेगा तो वो रेजिस्टिव फोर्स बनेगा, तो वो बॉडी को रोक देगा। यहाँ तक क्लियर हो गया जी? अब इस सारी स्लाइड को मैं यहाँ साफ करता हूँ। ये अपना माइक बंद करें रिजवाना खान। रिजवाना खान अपना माइक बंद करें। आगे देखें जी। तो एक बॉडी ओसिलेट क्यों करती है, इसमें दो वजूहात हैं, तो मैंने लिख दी हैं दोनों। पहली वजह कि रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से, और दूसरी दूसरी बेटा बता दी आपको, दूसरी भी आने लगी है वजह, इनर्शिया। तब चेक करें जी अगली स्लाइड। सेटिंग क्या होगा इसकी? तो यहाँ पे बेटा आपको बॉडी भी दिख रही है। अब वाइब्रेशन की सिग्निफिकेंस क्या है? आपकी बुक पे जो आखिरी पैराग्राफ है, जो फर्स्ट आर्टिकल का, जहां से बुक स्टार्ट करती है आर्टिकल को, उसमें आखिरी पैराग्राफ यही है, सिग्निफिकेंस। वाइब्रेशन पढ़ तो रहे हैं, लेकिन इसका आपने कोई प्रैक्टिकल में, कोई रियल लाइफ में कोई इसकी मिसाल वगैरह है कहीं? आपने देखी भी है कि ये होती भी है कि नहीं? तो बेटा ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स अगर हों, अगर वो मिलकर वाइब्रेट करें तो वेव बनती है। नेक्स्ट चैप्टर इसी पर है। नेक्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ना तो वेव है, लेकिन वेव के अंदर छुपी होंगी ओसिलेशंस। और जिस बच्चे को ये चैप्टर आता होगा वही बच्चा चैप्टर नंबर 8 सही तरह समझ पाएगा, क्योंकि चैप्टर का नाम भले वेव्स है, लेकिन वेव्स बनती ही तब हैं जब बहुत सारे पार्टिकल्स इकट्ठे ओसिलेट करें, वाइब्रेट करें। ठीक है, तो आगे देखें। तो फॉर एग्जांपल वायलिन स्ट्रिंग, ये भी साउंड वेव्स पैदा करती है हवा में। जब वायलिन आप बजाते हैं तो उसमें होता ही है कि आवाज आती है, और हवा के अंदर ही ओसिलेशन होती है, हवा के पार्टिकल्स ओसिलेट करते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को गाना या वो म्यूजिक सुनाई देता है। ठीक है, वो धुन बनती है एक। तो मैनी प्रोसेस इन नेचर रिक्वायर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट ऑफ वाइब्रेशन एंड वेव्स। बहुत सारे प्रोसेस हैं इस कुदरत में जिसमें वाइब्रेशन और वेव्स चल रही होती है, और अगर आपको वाइब्रेशन और वेव्स का कंसेप्ट होगा तो फिर ही आप उस कुदरती अमल को, कुदरती प्रोसेस को आप सही तरह से समझ पाते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं जी? सारी बुक वाली लाइनें लिखी हुई हैं, बुक जो भी कह रही थी उसको हमने शॉर्ट करके लिख दिया। अल्दो मैनी लार्ज स्ट्रक्चर्स, अगरचे बहुत सारे लार्ज स्ट्रक्चर्स, जैसे कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, जैसे स्काई स्क्रैपर्स, जैसे बुर्ज खलीफा, या इससे इस आपको पता है दुबई के अंदर तो बहुत सारी बिल्डिंग्स जो है ना, वैसे लगता है कि आसमान को छू रही हैं, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं।
तो कराची में, लाहौर में भी बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे तो थोड़ा इतनी ऊंची नहीं है। बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक में तो ये स्काई स्क्रैपर्स बहुत ज्यादा है। और बड़े बड़े जो पुल होते हैं, ब्रिजेस, स्पेशली वो वाले ब्रिजेस जो सस्पेंडेड होते हैं, जिसके नीचे कह ले कि समुंदर होता है और उनको बस लटकाया होता है ऊपर रस्सियों के साथ या स्पेशल कंस्ट्रक्शन करके, तो वो आपको लगता ही है कि बड़े सख्त हैं और वो कुछ नहीं कर रहे, ओसिलेट नहीं कर रहे, लेकिन असल में वो भी वाइब्रेट कर रहे होते हैं। और ये स्पेशली तब ज्यादा वाइब्रेट करते हैं जब जलजला आता है। तो जो इंजीनियर्स इनको बनाते हैं, जो आर्किटेक्टर्स इनको डिजाइन करते हैं, वो इस बात को जहन में रखते हैं। उनको पता होता है कि जलजला आएगा तो इसने ओसिलेट वाइब्रेट करना है, तो उस हिसाब से उसके अंदर वो चीजें अपने एंगल वगैरह सारा कुछ देख के अपने कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। उनको पता है कि अगर ये चीज जहन में ना रखी तो जलजला आएगा तो ये टूट जाएगा। ये लिखा हुआ आगे कि जो आर्किटेक्ट्स होते हैं और जो इंजीनियर्स होते हैं, वो इस चीज को भी जहन में रखते हैं। कौन सी चीज? कि ये वाली चीज की बात, देखो ये आपको एक गिटार के अंदर जो रस्सियों में जो वाइब्रेशन की वजह से, ये देखें रस्सियों के अंदर वेव्स बन रही हैं। और वेव्स बनती क्यों है? क्योंकि रस्सी के जो पार्टिकल्स हैं वो ओसिलेट कर रहे हैं दरअसल, ठीक है। तो आप देख लें, रस्सियों को गौर से देखें तो पता चलेगा कि यहाँ पे ओसिलेशन हो रही है। अब आगे देखें। आपको यहाँ पे स्काई स्काई स्क्रेपर्स नजर आ रहे होंगे, मतलब कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। और जल्जले की वजह से ये चेक करें कि किस तरह से ओसिलेट कर रही हैं। और अगर ये इसी तरह दो चार दफा जल्जला आ जाए तो फिर तो सारी बिल्डिंग्स टूट जाएंगी। कुछ टूट भी जाती हैं, लेकिन इंजीनियर्स को पता होता है कि इन्होंने इतना जल्जला ये बर्दाश्त कर सकती हैं, उन्होंने उस हिसाब से बनाई होती हैं, ठीक है। तो आप गौर से देखें, आपको पता चल जाएगा कि ये वाइब्रेट कर रही हैं, ओसिलेट कर रही हैं बिल्डिंग्स। तो बुक का जो पहला पेज था वो खत्म हो गया है। अब आगे देखें। बुक ने सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टार्ट किया, आगे हम भी कर लेते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है बेटा? पीछे आपको मैंने वाइब्रेटरी मोशन के बारे में बताया है। और वाइब्रेटरी मोशन असल में किसका बच्चा थी? वो पीरियाडिक मोशन का बच्चा थी। मतलब पीरियाडिक मोशन के बाद हमने वाइब्रेटरी मोशन को पढ़ा था। वाइब्रेटरी मोशन के बाद अब सिंपल हार्मोनिक मोशन को पढ़ने जा रहे हैं। इसमें लफ्ज सिंपल से मुराद लीनियर है, क्योंकि इसमें हम आगे इक्वेशन बनाएंगे और पता चलेगा कि इसमें जो इक्वेशन है उसमें जो फार्मूला बनेगा उसमें पावर नहीं होगी, मतलब पावर टू नहीं होगी, वन होगी। अगर वन पावर हो तो उसको लीनियर बोलते हैं मैथ में, आपको पता है। लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की पावर वन हुआ करती थी। और हार्मोनिक का लफज जो है ना, एच का मतलब लफज हार्मोनिक, वो ये शो करता है, ये हार्मोनिक लफज ये शो करता है कि इसका तल्लुक पीरियाडिक के साथ है। इससे ये पता चलता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन भी पीरियाडिक मोशन का ही एक बच्चा है, कि ये वहां से निकली है ये। और आगे एम से मरा तो मोशन है, तो ये ज़ाहिर है पता ही आपको, ये मोशन ही पढ़ रहे हैं हम। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्या मतलब हुआ? एक ऐसी मोशन जो सिंपल है, मतलब उसके अंदर, वैसे सिंपल का एक मतलब ये भी है क्योंकि हमने इसके अंदर जो थीटा होता है वो बहुत संभाल रखना होता है और ये लीनियर की तरफ चला जाता है, लेकिन वो हायर क्लासेस में जाके डेरिवेशन पर। अब फिलहाल इतना याद रखें कि यहाँ सिंपल सा एक मतलब ये है सिंपल का, कि यहाँ पे लीनियर इक्वेशन बनती है, जो कि आपको लिख के भी दे देता हूँ। ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा क्लियर करके लिख दूं। तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ये वाली इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। इसमें पावर क्या है? वन। इसकी पावर भी क्या है? वन। अगर दोनों वेरिएबल्स की पावर वन है तो ये लीनियर इक्वेशन है। तो इसमें लीनियर इक्वेशन होने की वजह से इसका नाम लीनियर रखा गया, लीनियर से सिंपल बनाया गया। क्योंकि नाम कोई सूट नहीं कर रहा था तो साइंसदानों ने यहाँ हार्मोनिक लफ्ज लगाया पीरियाडिक की वजह से, क्योंकि ये वाइब्रेटरी मोशन है। एक स्पेशल टाइप है वाइब्रेटरी मोशन की जिसमें दो खसूसियात है। तो अब यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि हर पीरियाडिक मोशन वाइब्रेटरी नहीं होती और हर वाइब्रेटरी मोशन आगे सिंपल हार्मोन मोशन नहीं होती। क्योंकि वाइब्रेटरी मोशन में शर्त थी कि बॉडी का फिक्स पोजीशन के इर्द गिर्द मूव करना। और सिंपल हार्मोन मोशन में शर्त यह है कि इसके अंदर दो शर्तें हैं मेन, कि एक्सलेरेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शन होना डिस्प्लेसमेंट के, और माइनस साइन का मतलब है कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होना। ये वाली शर्त अगर किसी वाइब्रेटरी मोशन में है तो फिर ही वो एस एच एम कहलाएगी। अब मीटिंग खत्म होने वाली है, बाकी बातें कल।